गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने उमा बैजंती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज मैं फिर से आपको व्याकरण की बुक ही पढ़ाने जा रही हूँ। पहले आपने पहला लेक्चर देखा था हिंदी मेधा से, दूसरा लेक्चर आपने देखा था हिंदी व्याकरण से, जिसमें आपका पहला चैप्टर क्या था, भाषा और व्याकरण। अब आप पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या है, पार्ट 2 का नाम वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार, वर्ण के बारे में आपने पहले भी सुना है और वर्ण के बारे में ही आज आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले कहें वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जैसे आपका क हो गया, आपका ख हो गया, आपका ग हो गया, र हो गया, आ हो गया, जितने भी जैसे जो भी अलग वर्ण पढ़ते हैं, अकेले वर्ण पढ़ते हैं, ये सारे क्या है? आपके वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या आप क को तोड़ सकते हैं? क को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। आप ख को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जबकि शब्दों के टुकड़े कर सकते हैं, वाक्यों के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन हम वर्णों को तोड़ नहीं सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इतना सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे कि आपका क हो गया, ख हो गया, और बाकी जितने भी आपके स्वर और व्यंजन में वर्ण आते हैं वो सभी। उसके बाद अगला है वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्वर और दूसरा आपका है व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन, ठीक, ये आपके हो गए वर्ण, जिसमें स्वर की संख्या कितनी होती है? आपने पहले भी पढ़ा है 11, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। स्वर होते हैं आपके 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक, ये आपके स्वर और व्यंजन की बात हुई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि स्वर आ गए, व्यंजन आ गए, वर्णमाला क्या है? क्योंकि स्वर और व्यंजन के मेल से ही तो वर्णमाला बना हुआ है। जो आपका वर्णमाला है वो आपके स्वर और व्यंजन के मेल से ही बना है। स्वर और व्यंजन अगर नहीं होता तो आप वर्णमाला नहीं कहते। तो जितने आपके स्वर व्यंजन में जितने भी वर्ण आते हैं सबको मिला करके, पूरा अगर आप इकट्ठा करेंगे, सबको मिला करके एक समूह बनाएंगे, तो उस समूहों को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो देखिए वर्णों के निश्चित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित मीन्स जिसका एक निश्चित रूप होगी, मतलब इसके बाद यही आएगा। एवं क्रमबद्ध, निश्चित क्या है? जैसे आपका क के बाद आपका ख ही आएगा, ये निश्चित है। ख के बाद आपका ग ही आएगा, ये निश्चित है। और क्रमबद्ध क ख ग घ आपका अंगा हुआ, तो इसके बाद कौन सी लाइन आएगी? च आएगी। च के बाद कौन सी लाइन आएगी? ट आएगी। ये आपका क्रमबद्ध होना चाहिए और क के बाद ख आएगा, आपका निश्चित होना चाहिए। तो इसी के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। बिना किसी क्रम के आप वर्णमाला को लिख देते हैं तो उसको वर्णमाला हम नहीं कहेंगे। इसका व्यवस्थित समूह, इसका सही रूप क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। तो वर्णों के निश्चित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और निश्चित और क्रमबद्ध समूह क्या है? वही शुरुआत से अंत तक लिखना, बीच में कहीं अदल बदल ना करना, कोई एक पे ना करना, इसी को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब वर्णमाला में मैंने आपको बताया कि वर्ण आपके कितने होते हैं, पहले भी आपको पता है। स्वर जो है 11 होते हैं। वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है? 52 होती है। वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है? 52 होती है। इसी में आपका स्वर भी आएगा, इसी में आपका व्यंजन भी आएगा, इसी में आपका संयुक्त व्यंजन भी आएगा, संयुक्त व्यंजन, और इसी में आपका अन्य वर्ण भी आएगा, और इसी में आपका अयोगवाह भी आएगा। स्वर आपके कितने हुए? 11 हुए। व्यंजन 33 हुए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है।
जिसमें आपका स्र भी आएगा, लेकिन आप इसको यहाँ संयुक्त व्यंजन में खाली 3 ही लिखेंगे, छ, त्रम और ज्ञ लिखेंगे, अन्य वर्ण में स्र को ला के रख देंगे। ये आपका 3 हुआ। अन्य वर्ण आपके क्या हुए, ड़, ढ और ढ, ये 3 हुए, अयोगवा भी आपके 2 हुए। टोटल आप काउंट करेंगे तो आपका 52 आएगा। तो ये आपके क्या है, वर्णों की संख्या हुई। कुल मिला के कितने हुए, 52। इसको अलग किया गया है। जबकि आपसे किसी ने अगर पूछ दिया कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप क्या बताएंगे, 52 बताएंगे। और जिसमें से आपका स्वर अलग है, अ से लेकर के अ तक आपका स्वर है, क से लेकर के ह तक आपका व्यंजन है, बाकी जो भी बचते हैं उसमें अन्य वर्ण है और संयुक्त व्यंजन है और अयोगवा है। अब आप ये जो पढ़ते हैं अं और अह, ये 2 है ना, ये ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। अं और अह, ये दोनों आपके ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। ये आपके अयोगवा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अयोगवा। इतना आप जानते रहिए। लेकिन बेटा अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 लिखा है, अंग लिखा है और अह लिखा है। आप कहीं कहीं जब पढ़ते हैं तो आप ऐसा देखते हैं, आ देखेंगे अ के ऊपर ये अनुनासिक लगा होता है, चंद्र बिंदु इसको आप कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको अंग की मात्रा बोलेंगे, इसको अह की मात्रा बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम चंद्र बिंदु बोलेंगे। ये आपको पता है क्योंकि ये जो अंग है, इसको अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये किसकी इसको क्या बोलेंगे, खाली ये जो है इसको आप अनुस्वार बोलेंगे। ये जो आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। ये क्या बोला जाएगा, अनुनासिक। इसका चिन्ह क्या है, अनुनासिक। उसके बाद आपका है आह, ये विसर्ग लगा हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे। क्योंकि अनुनासिक इसलिए कहा जाता है, इसका उच्चारण हम नाक के माध्यम से करते हैं। आप बोलिए अंग, देखिए आपने बोला अंग, अंग कैसे आपने बोला, नाक से बोला, नाक से आपने बोला। इसका उच्चारण आप करेंगे तो नाक से आवाज निकलेगी, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको अनुस्वार बोलेंगे। अब आपका ये चंद्र बिंदु है अनुनासिक, मतलब आप बोलिए चांद। अनुनासिक मतलब नाक से भी बोलेंगे आप और नासिका से भी बोलेंगे आप और गले से भी बोलेंगे, मुंह से भी बोलेंगे। तो इसका उच्चारण स्थान क्या, ये मुंह से हुआ, इसको क्या बोलेंगे, अनुनासिक। और आपका ये जो है विसर्ग है। इन चिन्हों को जानते रहिए कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। ये आपका अनुस्वार का सिंबल है, ये आपके अनुनासिक का सिंबल है और ये आपके विसर्ग का सिंबल है। इसका उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण मुंह से होता है और इसका उच्चारण ये अह है, विसर्ग है, अह है। तो इसका उच्चारण क्या है, दो मुंह से भी होता है, नाक से अह, तो ये मुंह से निकालते हैं इसका उच्चारण। इसका ये क्या है, एक संकेत है। अब आपका संयुक्त व्यंजन जो आते हैं वो किससे बनते हैं, ये आपने देख लिया। अब संयुक्त व्यंजन आपके किससे किसके मिल से बनते हैं, क्योंकि ये जो आपका क है, क में अ छिपा हुआ है ना, क है, ख में अ छिपा हुआ है। जितने भी व्यंजन है सब में क्या है, स्वर छिपा हुआ है। जितने भी व्यंजन है सब में स्वर छिपा हुआ है, किसी भी स्वर में व्यंजन नहीं छिपा हुआ है। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो व्यंजनों के मेल से बने हैं, जिसमें मैंने आपका यहाँ पे दे दिया है छ, त्रम, ज्ञ और स्र। अब छ आपका छतरी वाला जो है वो किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है, 2 व्यंजन यही होगा ना, जैसे आपका क हो गया, ख हो गया, ये 2 व्यंजन हो गए अलग अलग ना, इसके मेल से क्या बनेगा। अब ठीक वैसे ही व्यंजन के मेल से बनाया गया है। आपने छतरी वाला छ लिखा, क लिखा, ये आपका आधा क है, इसको जब जिसके नीचे हलंत लग गया उसको समझ लीजिए ये आधा हो गया। और आपका खटकोड़ वाला ख, इसके मेल से आपका छतरी वाला छ बना। अब आपने लिखा त्र, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है त प्लस र। अभी ये तरह है, जब तक मैं इसको आधा ना कर दूं, मैंने हलंत लगा दिया, ये आधा पढ़ा जाएगा त्र, मिलाकर के क्या बन गया त्र। आपने लिखा ग, ज्ञ, ज, इसके नीचे हलंत लगा दिया प्लस इ, बराबर क्या बन गया आपका ज्ञ। और मैंने लिखा स्र, बड़ा स्र प्लस र, आपका क्या बन गया श्र। ये आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये आपके संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। क से देखिए इधर 2 व्यंजन मैंने मिलाया है ना प्लस करके, तो इन्हीं 2 व्यंजनों के मेल से आपका क्या बन गया, ये छ, त्रम, ज्ञ और श्र। ठीक, ये आपके व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। स्वर तो व्यंजन में छिपा ही होता है, लेकिन ये
4 ऐसे हैं जो व्यंजनों के मेल से बने हैं। स्वर तो छिपा है लेकिन व्यंजन भी इसमें मिला हुआ है। तो आप इतना समझ रहिए। और आपके बुक में आप देखेंगे तो कुछ और भी दिया गया है। ये सारे जो है आप याद कर लीजिए। स्वर की जितनी भी मात्राएं हैं आप उनको भी याद कर लीजिए अच्छे से। स्वर की जितनी भी मात्राएं हैं आप उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए ये तो मैंने आपको, देखिए आप जब क से लेकर के ज्ञ तक देखते हैं आपको एक ढ मिलता है और एक ढ मिलता है। क्या ये दोनों कहीं मिलता है? आप कहेंगे बिल्कुल मिलता है मैम, मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं मिलता है। आपको ये मिलता है, आपको ये मिलता है, आपको ये नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसके नीचे बिंदी है। जब आप लिखते हैं पढ़ना, क्या ये सही है? तब तक नहीं सही है जब तक इसके नीचे बिंदी नहीं लगी हो। आप लिखते हैं लड़ना, आपने लिखा लड़ना, अब सही है। अगर मैंने इसको हटा दिया तो लड़ना हो जाएगा। तो ये जो है आपके शब्द ये बिल्कुल सही नहीं है, ये आपके शब्द अभी गलत है। तो इसलिए ये अन्य वर्ण है। ये जो आपके क्या है, ये अन्य वर्ण है। इसको आप क्या करते हैं, कभी कभी क से लेकर ज्ञ तक लिखना शुरू करते हैं ना, तो आप ये दोनों वर्णों को इसके बीच में ला करके लिख देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप 4th में पहुंच गए हैं। आपको इसका अंतर पता होना चाहिए। ये जो आपके क्या है, अन्य वर्ण है। आपका स्र हो गया, आपका ड़ हो गया, आपका ढ हो गया, ये क्या आपके अन्य वर्ण है। इतना आप जानते रहिए बस। इसके बाद आपका बहुत ज़्यादा आपकी बुक में कुछ है नहीं, जितनी भी मात्राएं हैं बेटा आप उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप देखिए अभ्यास कार्य। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ती, तो आप बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? बताइए। अल्फाबेटिकल आप जो पढ़ते हैं वर्णमाला अंग्रेजी, उसमें कितने वर्ण होते हैं? 26 लेटर होते हैं। आप कहेंगे 26 ना, इसमें तो 52 होते हैं, उसमें आप क्या कहते हैं? 26 कहते हैं। ऐसे 5 नाम सोचकर कक्षा में बताइए जिसमें अलग अलग मात्राओं का प्रयोग हुआ हो। ऐसे 5 नाम सोच के बताइए जिसमें अलग अलग मात्राओं का प्रयोग हुआ हो। जैसे किसी में आ की मात्रा, जैसे आपने लिखा आम, इसमें किसकी मात्रा का प्रयोग हुआ? आ की मात्रा। आपने लिखा केला, इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ? ए की मात्रा का। आपने लिखा मैला, इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ? ए की मात्रा का। आपने लिखा पुल, इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ? बड़े की। आपने लिखा धूल, इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ? बड़े की मात्रा का। ये क्या है? यही अलग अलग मात्राओं से बने हुए शब्द हैं। आपको ऐसे अगर कहीं मिलते हैं तो आप बना करके लिख दीजिए और बताइए। उसके बाद में क्वेश्चन आप 2 देखेंगे आपकी बुक में पेज नंबर 16 पे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? आप अपनी बुक में देख करके इसको लिख लेंगे, आपको समझ में आ ही रहा होगा। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, क्रमबद्ध समूह ही क्या है? वर्णमाला है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। तो आप कहेंगे स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 3 आप देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे कमरा है तो इसको आप अलग करके लिखेंगे, रूप है तो इसको अलग करके लिखेंगे। नहीं आएगा तो मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी, आपके बुक फिल करके। ठीक, अगला आपका है, ये सब आप देख रहे हैं, इसको आप पढ़ डालिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। आ हिंदी भाषा का मूल स्वर नहीं है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आपको इसे फिल करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा करनी है, ये आप अपनी समझ से करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको ये भी अपने मन से ही करना है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे ऊन, ठीक है। उसके बाद काइला, ये क्या है? इसको देखिए, इसको जोड़ करके आप लिखिए। नीचे दिए गए उल्टे पुल्टे वर्ण लिखे हैं, इन्हें सही क्रम में लिखिए। जो आपको नहीं आता है मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप
मुझे करके भेजेंगे और आपको नहीं आएगा उसके बाद मैं इसका रिस्पॉन्स करूँगी ग्रुप में। ठीक, आपको नहीं आएगा तो आप इसको पूछने का प्रयास करिएगा। आप ग्रुप में पूछेंगे, आपको सारी चीज़ों का जो आपको समस्याएं हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप उसको उसमें पूछ सकते हैं और दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप होमवर्क जरूर करिए। उसके बाद नीचे दिए गए व्यंजनों से 3-3 शब्द बनाइए। ये देखिए यहाँ पे इसको बनाना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग ना? क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए तभी जाकर के आप इसको करना शुरू करिए। नीचे दिए गए वर्णों से 2-2 शब्द बनाइए। जैसे यहाँ बना है सा से सामान, या से, वैसे आपको बना करके लिखना है। ठीक, ये तो हुआ आपके चैप्टर 2 की बात। अब अगले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी, संयुक्त व्यंजन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 2 व्यंजनों के मिल से संयुक्त व्यंजन जो बने हुए हैं, उसी के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ाया जाएगा। तब तक आप ये चैप्टर 2 अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए और अपना होमवर्क लगातार ध्यान से करके ग्रुप में सेंड किया करिए। जो भी आपको वीडियो पढ़ाया जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। तब तक के लिए बाय।